So welcome back to my channel Psychology की पाठशाला, and today I have brought a topic which is basically related to social psychology, attribution theory, and uh, likewise I'll be bringing more theories, but firstly starting with the most important theory in the attribution part in social psychology is the covariation model, which is given by Harold Kelly. So let's start and जल्दी देखते हैं कि ये क्या है and हम इसको पढ़ते हैं. Okay. So without wasting any time, attribution. The very first thing which is very needed to understand, जो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, सबसे पहले तो attribution होता क्या है. So attribution is a cognitive process. ठीक है, attribution एक cognitive process है. कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारे रीजनिंग, हमारे थिंकिंग, जो प्रोसेसेस हमारे माइंड में होते चलते हैं, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, ये सब क्या है? ये सब कॉग्निशंस हैं. तो एट्रीब्यूशन भी एक तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि एक इवेंट को उसके कॉज से लिंक करता है. राइट? जैसे अगर कोई इवेंट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उसका कॉज को लिंक करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर ये हुआ होगा तो इस वजह से हुआ है, या ये हुआ होगा तो इस वजह से किया होगा. तो एट्रीब्यूट हम हमेशा इन आवर एवरीडे लाइफ ऑल्सो हम एट्रीब्यूशन करते हैं. राइट? तो इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस जहाँ पे हम एक इवेंट को उससे उसके कॉज से लिंक करते हैं. राइट? सो एट्रीब्यूशन थ्योरी बेसिकली किसके काम पर बेस्ड थी? वो हेदर के काम पर, फ्रिट्ज हेदर के काम पर बेस्ड थी. एंड हेदर, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस, कि हमारा जो बिहेवियर है वो क्या होता है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इंटरनल फोर्सेस से. इंटरनल फोर्सेस का मतलब होता है जो हमारे अंदर है, या हमारी एबिलिटी हो गई, हमारा एफर्ट हो गया, हमारा हार्ड वर्क हो गया. एंड एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, या जो एक्सटर्नली काम करे, से लक है, टास्क डिफिकल्टी है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं, जिसमें दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू मी डायरेक्टली. लेकिन इंटरनल क्या होता है? इंटरनल आपके खुद से रिलेटेड है. इट इज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ. आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ये आपकी एबिलिटी है, आपकी एफर्ट है, दैट इज़ योर इंटरनल डिस्पोजिशन. तो फ्रिट्ज हेदर का काम जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूशन थ्योरी, मतलब इन्हीं के काम पर एट्रीब्यूशन थ्योरी बेस्ड थी. एंड हेदर ने आर्ग्यू किया था कि जो बिहेवियर होता है दैट इज़, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको हम इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से डिटरमाइन करते हैं. राइट? जैसे कि अगर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल समबडी गेट्स गुड ग्रेड्स इन एन एग्जाम, तो हम क्या कहते हैं? या तो हम उसको इंटरनली कहते हैं कि नहीं इसने बहुत मेहनत की होगी, तो उसने मेहनत की होगी, दैट इज़ एन इंटरनल थिंग. वो उसकी एबिलिटी, उसकी एफर्ट, इंटरनल फोर्स, उसको हमने एट्रीब्यूट किया, हमने इंटरनली एट्रीब्यूशन दिया. लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि अरे ये तो लक से, इसका लक साथ दे दिया, तो दिस इज व्हाट इज दिस, या अरे पेपर इजी आया था, तो दिस इज एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, कि हम उसको उसका क्रेडिट ना देके हम एक्सटर्नली क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई इस कारण से उसका ग्रेड अच्छा आया. तो ये जो चीज़ें हैं हम इस तरह डिटरमाइन करते हैं. सो दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल. तो दिस इज द एट्रीब्यूशन थिंग. अब अगर लेविन और टोलमैन का अगर हम कॉग्निटिव अप्रोच देखें तो उन्होंने एम्फसाइज किया कि इट इज़ द परसीव्ड डिटर्मिनेंट्स रादर देन एक्चुअल वंस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि ये जो मेरे परसीव्ड डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, रादर देन कि जो एक्चुअल में है. ठीक है? जैसे अगर एम्प्लॉय जो है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया कि हेंस इफ एम्प्लॉयज परसीव दैट देयर सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ देयर ओन एबिलिटी एंड एफर्ट, अगर हम ये परसीव कर रहे हैं, अगर हम ये मान रहे हैं कि सक्सेस जो है वो मेरे खुद की एबिलिटी, वो मेरे खुद के एफर्ट की है, तो हम जो है दे कैन बी एक्सपेक्टेड टू बिहेव डिफरेंटली दैन दे वुड, अगर उनको लगेगा कि जॉब सक्सेस तो चांस से हुई है. अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि जॉब सक्सेस मिली तो भाई ये तो चांस से मिली है, तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है. लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं कि ये मेरी एबिलिटी, मेरे एफर्ट्स लगी है, तो हम आगे और एबिलिटी और एफर्ट लगाएंगे, है ना.
सो अंडरलाइंग assumption क्या है एट्रीब्यूशन थ्योरी का? दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द कॉजेज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। कि हम क्या करते हैं, हम इतने मोटिवेटेड होते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को समझना होता है और हमें उसके कॉजेज, जो भी इवेंट्स होते हैं उसके कॉजेज को समझना होता है। और जब वो इंडिविजुअल्स इस कॉज को समझ लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर पोजीशन में होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए या आगे जो चीज़ें होने वाली है उसको वो कंट्रोल कर पाए, राइट। सो एट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं। अभी जैसे इंटरनल एक्सटर्नल था, तो वही उसी को हम कह सकते हैं कि डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन? एसडी बोलते हैं, ठीक है, मतलब सिचुएशनल और डिस्पोजिशनल। अब भाई डिस्पोजिशनल क्या है? Dispositional assigns the cause of behavior to some internal characteristics of the person rather than to outside forces. वही हो गया internal attribution. So internal attribution is also known as dispositional. मतलब कि ये जो behavior का जो cause है ये किसी person के internal characteristics को attribute करेगा, assign कर देगा कि इसकी वजह से हुआ। अब internal में हमारे ability, हमारा effort, हमारा hard work, है ना, हमारा patience, all these are the internal characteristics of the person. When we explain the behavior of others, we look for enduring internal attributions like personality traits. और जब हम दूसरे के behavior को basically हम explain करते हैं तो हम internal attributions को देखते हैं। जैसे तो fundamental attribution error क्या है? What is the fundamental attribution error? तो इसी से क्या होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर हो जाता है। एंड व्हाट इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर? इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस बायस भी कह सकते हैं या इसको हम ओवर एट्रीब्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं। ओवर एट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को के बहुत आगे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्पोजिशनल या पर्सनालिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज कर देते हैं। मतलब हम सिचुएशनल फैक्टर्स को, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशंस को ध्यान ही नहीं देते हैं और हम हमेशा जो भी रीजनिंग देते हैं वो इस वजह से दे देते हैं कि ये इसके पर्सनैलिटी की वजह से हुआ है ना, तो मतलब इसकी इंटरनल इवेंट, इंटरनल कॉजेज, हम हमेशा उसको डिस्पोजिशनल, तो हम डिस्पोजिशनल ट्रेट्स को ओवर एम्फसाइज कर लेते हैं और जो पर्सनैलिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस को, और हम सिचुएशनल एक्सप्लेनेशंस को अंडर एम्फसाइज कर लेते हैं, राइट। तो पीपल हैव अ कॉग्निटिव बायस टू अज्यूम, तो लोगों के अंदर एक कॉग्निटिव बायस हो जाता है कि जो भी पर्सन का एक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट पर्सन इज, मतलब कि वो कैसा इंसान है, रादर देन हम सोशल एनवायरमेंटल फोर्सेस, मतलब सोशल और एनवायरमेंटल फोर्सेस को हम इग्नोर कर देते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको एरर इसलिए भी कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इल एंड इफ यू गेट लो ग्रेड्स, हमने उस लो ग्रेड्स को बस इसलिए कर दिया कि हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन हमने ये इग्नोर कर दिया कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट द पर्सन वाज इल एंड द पर्सन कुडंट प्रिपेयर। तो हमने ओवर एम्फसाइज कर दिया उसके पर्सनालिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस को, जो भी, लेकिन हमने सिचुएशनल फैक्टर्स को ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। सो दिस इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, दैट इसको कॉरेस्पॉन्डेंस बायस भी कहते हैं और ओवर एट्रीब्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं, जहां पर हम डिस्पोजिशनल या पर्सनालिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस को ओवर एम्फसाइज कर देते हैं। जो भी बिहेवियर हम दूसरों में देख रहे हैं, वट एवर बिहेवियर वी आर सीइंग इन अदर्स, ओके ना। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे हम जो है ट्रू कल्प्रिट जो है, जैसे कि हमने किसी को विक्टिम है, कोई विक्टिम है, उसके साथ कुछ हो गया, तो हम उसके पेन, उसके सफरिंग का जो कॉज है वो हम उसी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, एंड हम उसके सिचुएशनल फैक्टर्स कि क्यों ऐसा हुआ या हो सकता है इसकी वजह से हुआ, वो सारा इग्नोर कर दिया। बट अगर उसको कोई पेन या सफरिंग है तो आई एम होल्डिंग द विक्टिम रिस्पॉन्सिबल ओनली। So this is also an example of fundamental attribution error. अब situational attribution क्या है कि जब हम cause को behavior के किसी situation को, event को बताते हैं, that is outside a person's control, जो कि उस person के control में ही नहीं है, it is outside the person's control, है ना, और हम उसको internal characteristics न दें,
मतलब आई एम नॉट असाइनिंग द कॉज टू सम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बट नाउ आई एम असाइनिंग द कॉज टू द सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। तो होता क्या है कि जब हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस करते हैं, जैसे सिचुएशनल या एनवायरनमेंट फीचर्स। तो यही बात है, जब हम दूसरों को देख रहे हैं तो हम उनको इंटरनल वो करते हैं ज़्यादा, और जब हम खुद को देख रहे हैं तो हम एक्सटर्नल फैक्टर। इसका एक नाम होता है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। सो देयर इज अ टर्म एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट यही कहता है, तो एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट भी यही कहता है कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम खुद के एक्शन को तो एक्सटर्नल कॉजेज दे रहे हैं लेकिन दूसरों को हम इंटरनल कॉज दे रहे हैं। जैसे अगर मेरे मार्क्स कम आए तो हम अब ये कह रहे हैं कि अरे हमने ना वो जो है पेपर बहुत डिफिकल्ट था या हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन अगर दूसरे के वही मार्क्स खराब आ गए, तुमने ये कह दिया कि उसने पढ़ाई नहीं की, इज वेरी बैड एंड दिस दैट। या अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए, तुमने ये कह दिया कि अरे लक से आ गए, और हमारे अच्छे आ गए, तुमने कह दिया अरे मेरे तो एफर्ट लगाया था, हमने बहुत मेहनत की थी। तो हम अपने कॉजेस को, है ना। तो अब बात करते हैं केली के कोवेरिएशन मॉडल की। तो केली का जो कोवेरिएशन मॉडल है, इट इज द वेरी बेस्ट नोन एट्रीब्यूशन थ्योरी, एक बहुत ही अच्छी एट्रीब्यूशन थ्योरी है। एंड उन्होंने एक लॉजिकल मॉडल बनाया था फॉर जजिंग वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन शुड बी एट्रीब्यूटेड टू सम कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने बोला कि हम कैसे जज करेंगे कि एक पर्सन जो है उसका कोई भी एक्शन जो है वो या तो डिस्पोजिशनल है या फिर हम उसको सिचुएशनली माने। मतलब हम कैसे ये डिसाइड करें कि अच्छा अगर ये कि उस पर्सन के साथ हुआ या ये जो उसका बिहेवियर है इट इज एट्रीब्यूटेड टू डिस्पोजिशनल ट्रेट, डिस्पोजिशनल फैक्टर और सिचुएशनल। तो इसका इन्होंने एक मॉडल दिया था। एंड कोवेरिएशन का मतलब क्या है? द कोवेरिएशन टर्म सिंपली मीन्स that a person has information from multiple observation at different time and situation and can perceive the covariation of observed defect and score। कि ये वो जो person है उसके पास जो information आएगी उसको multiple observation से वो information मिल रही है अलग अलग time अलग अलग situation में, and वो एक कोवेरिएशन परसीव कर पा रहा है उस इफेक्ट का और उसके कॉजेस का। अब इसका क्या अलग अलग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से कैसे मिलेगी, इसका आगे यहाँ पर पूरा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जब हम बिहेवियर को, जब हम कॉज डिस्कवर करते हैं तो हम एक साइंटिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। मतलब हम 3 तरीके के एविडेंस को देखते हैं, है ना। वी लुक फॉर 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस। क्या एविडेंस देखेंगे? सबसे पहला होता है हम कंसेंसस पर फोकस करते हैं। कंसेंसस का पहला मतलब क्या होता है? अगर सब लोग वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, दैट मीन्स एक कंसेंसस बन गई। कंसेंसस की अगर लिटरल मीनिंग, इफ यू टॉक अबाउट कंसेंसस लिटरल मीनिंग, तो कंसेंसस लिटरल मीनिंग इज कि जो हम कह रहे हैं वही बाकी सब कह रहे हैं, राइट। सो द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे इन अ सिमिलर सिचुएशन। तो यहाँ पे बिकॉज इट इज अबाउट अ बिहेवियर, यहाँ पर हम जजमेंट किसके बारे में कर रहे हैं? बिहेवियर के बारे में कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ कंसेंसस ये है कि जिस तरह हम बिहेव कर रहे हैं उस तरह कितने एक्सटेंट तक वो दूसरे लोग भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं इन दैट सिचुएशन इटसेल्फ। उसी सिचुएशन में अगर मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम हंस रहे हैं तो कितने एक्सटेंट तक बाकी लोग भी हंस रहे हैं, राइट। तो इफ अदर पीपल वुड टिपिकली डिस्प्ले द सेम बिहेवियर, अगर दूसरे लोग भी वही बिहेवियर को शो करते हैं तो हम यहाँ क्या इंटरप्रेट करेंगे कि ये मतलब ये इंडिकेट करता, इट इज लेस इंडिकेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स इनेट कैरेक्टर। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिविजुअल की इनेट कैरेक्टरिस्टिक है इस वजह से वो हंस रहा है, राइट। क्योंकि अगर सब लोग, क्योंकि सारे सारे इंडिविजुअल तो सेम नहीं होते हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट। तो अगर सब हंस रहे हैं दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द सिचुएशन इटसेल्फ दैट एवरीवन इज लाफिंग। तो ये क्या है कि जब अगर सारे लोग सेम बिहेवियर शो करेंगे तो हम उस बिहेवियर को ये नहीं मानेंगे, वो बिहेवियर कम इतना ये चीज इंडिकेट करता है कि भाई ये उसकी खुद की इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिस्टिंक्टिवनेस क्या है कि कितने एक्सटेंट तक पर्सन जो है वो उसी तरीके से बिहेव करता है इन सिमिलर सिचुएशंस। टू व्हाट एक्सटेंट द पर्सन इज बिहेविंग इन द, तो अगर एक पर्सन जो है वो सिर्फ उस तरीके से उसी सिचुएशन में एक्ट कर रहा है, राइट, तो दैट मीन्स डिस्टिंक्टिवनेस हाई है।
दैट द पर्सन इज एक्टिंग इन अ सर्टेन वे इन ओनली वन सिचुएशन. वो सिर्फ इस सिचुएशन में हंसता है और दूसरे लाइक एक कॉमेडियन है तो वो इसी कॉमेडियन पे हंसता है, और ऐसा नहीं है कि हर कॉमेडियन पे हंस रहा है या सारे कॉमेडियन उसको पसंद. तो वहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस हो गई उसके बिहेवियर में. तो यहाँ पे हम उसके सिचुएशन को एट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि भाई ये कॉमेडियन क्योंकि उसको पसंद है एंड ही लाइक्स द कॉमेडियन, ही इज लाफिंग ऑन दिस कॉमेडियन मोर देन. ऐसा अगर वो हर सिचुएशन हर कॉमेडियन पर हंस रहा है तो दैट इज हिज इंटरनल ट्रेट. राइट. कंसिस्टेंसी क्या है कि जब जब वही सिचुएशन अकर हो वो उसी तरह बिहेव करे. तो जब जब वो सिचुएशन आ रही है वो तब तब एकदम वैसे बिहेव कर रहा है. जैसे अगर किसी का बिहेवियर जो है एक सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट है तो उसका बिहेवियर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एट्रीब्यूट करने में. राइट. तो अगर वो कंसिस्टेंसी है तो दिस मीन्स वो उसका इंटरनल ट्रेट है. राइट. सो ये 3 इन्होंने दिए थे. तो अब हम एट्रीब्यूट करेंगे कैसे, हाउ डू वी एट्रीब्यूट. तो अगर हाई कंसेंसस है, हाई डिस्टिंक्टिवनेस है और हाई कंसिस्टेंसी है तो वो सिचुएशनल है. अगर सब लोग उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, है ना, अगर वो सिर्फ इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करता है दूसरे में ऐसा नहीं कर रहा है, और हर बार ये ऐसी सिचुएशन आती है तो हर बार वो ऐसे करता है, तो इट मीन्स ऑल 3 आर हाई. सिचुएशनल एट्रीब्यूशन एक्सटर्नल फैक्टर है. लेकिन कंसेंसस लो है, यानी बाकी लोग तो नहीं ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही कर रहा है. लो डिस्टिंक्टिवनेस है, यानी वो ऐसा हमेशा करता है ना, चाहे कोई भी हो सिचुएशन हो, ही रिएक्ट्स इन सेम वे. हाई कंसिस्टेंसी है, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल हाई, वही हमेशा ऐसे ही कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है, लो डिस्टिंक्टिवनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई वो जो अलग तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में नहीं कर रहा है बिहेव, इज बिहेविंग इन द सेम वे अक्रॉस सिचुएशंस. तो लो डिस्टिंक्टिवनेस हो गई, बिहेवियर इज नॉट डिस्टिंक्ट. तो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन हो गया. सो दिस आई हैव मेड so that it will be more easier for you to learn. अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. Let's look at an example to help understand this. अब यही एग्जाम्पल आई हैव गिवन ऑल्सो, यही एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जैसे टॉम इज, हमारा सब्जेक्ट एक टॉम है, उसका बिहेवियर लाफ्टर है. मतलब हमें ये सब्जेक्ट टॉम है, इसका बिहेवियर हम देख रहे हैं कि लाफ्टर है. इसको हमें जज करना है अक्रॉस 3 डायमेंशंस. ठीक है. टॉम इज लाफिंग एट अ कॉमेडियन. अब if everybody in the audience is laughing, consensus is high. अगर सब लोग हंस रहे हैं तो consensus high है. अगर सिर्फ टॉम हंस रहा है तो consensus low है. अगर सिर्फ टॉम हंस रहा है तो internally attribution है, लेकिन अगर सब लोग हंस रहे हैं it means situation ही वैसी है, that is why everyone is behaving in the same way, तो consensus high हो गई. If Tom only laughs at this comedian, अगर वो सिर्फ इस comedian पे हंस रहा है, as I said before, तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है. लेकिन अगर वो टॉम सब चीज़ों पे हंसता है तो डिस्टिंक्टिवनेस लो है, डिस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं है. अगर डिस्टिंक्टिवनेस हाई है तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है, क्योंकि सिर्फ इसी सिचुएशन में ऐसा इसी कॉमेडियन पे हंस रहा है. अगर डिस्टिंक्टिवनेस लो है तो इंटरनली एट्रीब्यूटेड है. अगर टॉम ऑलवेज लाफ्स एट दिस कॉमेडियन, अगर हमेशा वो इसी वाले कॉमेडियन पे हंस रहा है तो कंसिस्टेंसी हाई है. और अगर वो रेयरली इस कॉमेडियन पे लाफ कर रहा है तो उसकी कंसिस्टेंसी लो है. तो नाउ इफ एवरीबडी लाफ्स एट दिस कॉमेडियन, इफ दे डोंट लाफ एट द कॉमेडियन हु फॉलोज, एंड इफ दिस कॉमेडियन ऑलवेज रेजेस द लाफ. अब जैसे अगर सब लोग लाफ कर रहे हैं, हाई कंसेंसस. इफ दे डोंट लाफ एट द कॉमेडियन हु फॉलोज, मतलब इस कॉमेडियन के बाद जो कॉमेडियन आया उस पर वो नहीं हंसे, यानी बिहेवियर डिस्टिंक्ट हो गया. मतलब इसी वाले कॉमेडियन के ऊपर हंसे थे और इसके बाद जो कॉमेडियन आया उस पर नहीं हंसे, तो डिस्टिंक्टिवनेस हाई हो गई. तो हाई कंसेंसस, हाई डिस्टिंक्टिवनेस, एंड हमेशा जब भी ये कॉमेडियन आता है तो सब लोग हंसते हैं, हाई कंसिस्टेंसी. तो तीनों चीज़ें हाई है तो क्या हो गया, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. तो हम ये अज्यूम करेंगे कि टॉम इज लाफिंग बिकॉज द कॉमेडियन इज वेरी फनी. तो ये एग्जाम्पल था और ये इसका जजमेंट था कि हम कैसे इसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 डायमेंशंस. ठीक है. हाई कंसेंसस दैट एवरीबडी इज लाफिंग. इफ दे डोंट, अब इसके बाद जो कॉमेडियन है उस पर वो लोग नहीं हंसे तो हाई डिस्टिंक्टिवनेस एंड हाई कंसिस्टेंसी. जब भी ये कॉमेडियन आता है सब हंसते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. अगर
टॉम इज द ओनली पर्सन हु लाफ्स एट दिस कॉमेडियन. कंसेंसस लो हो गया, लो कंसेंसस. इफ टॉम लाफ्स एट ऑल कॉमेडियंस, सब पे ही हंस रहा है, तो लो डिस्टिंक्टिवनेस. इफ टॉम ऑलवेज लाफ्स एट द कॉमेडियन, हमेशा ही हंस रहा है कॉमेडियन पे, तो इंटरनल एट्रीब्यूशन. सो वी अज्यूम दैट ही इज लाफिंग बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत हंसता है, तो इंटरनल एट्रीब्यूशन. तो लो कंसेंसस, लो डिस्टिंक्टिवनेस, हाई कंसिस्टेंसी, इंटरनल एट्रीब्यूशन. तो इस तरह जजमेंट दी जाती है. अब ये इस डायग्राम के तहत जो है इसका इंटरप्रिटेशन और एट्रीब्यूशन ऑफ कॉज क्या होगा. तो डज पर्सन बिहेव दिस वे इन अदर सिचुएशन, क्या वो पर्सन इसी तरह दूसरे सिचुएशंस में बिहेव करता है. डज ही बिहेव लाइक दिस. तो अगर करता है तो डिस्टिंक्टिवनेस कम है. अगर सेम ही तरीके से जो है दूसरे सिचुएशन में भी बिहेव कर रहा है तो डिस्टिंक्टिवनेस कम है, और डिस्टिंक्टिवनेस कम है तो इंटरनल एट्रीब्यूशन है. अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हमेशा करता है, तो डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. डू अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन, क्या दूसरे लोग भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं उसी सिचुएशंस में. हाई, ऐसा सब लोग कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. नहीं सब लोग कर रहे हैं, इंटरनल एट्रीब्यूशन सिर्फ यही करता है. और डज पर्सन बिहेव दिस वे कंसिस्टेंटली, क्या वो हमेशा कंसिस्टेंट है ऐसे ही अक्रॉस सिचुएशंस. अगर हाई कंसिस्टेंसी है तो इंटरनल, एंड लो कंसिस्टेंसी है तो एक्सटर्नल. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन लर्न लाइक दिस. ये बहुत ईजी है. एक और यहाँ पर बताया कैलीज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन में, जैसे हम यू ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल कंप्लेनिंग अबाउट द फूड सर्विस डेकोर इन अ रेस्टोरेंट. एक रेस्टोरेंट में वो गया और वहाँ पर उससे जो है वो पूछ रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है अबाउट द फूड सर्विस डेकोर. वाई. अब वाई करने के लिए, जैसे नो वन एल्स कंप्लेन, कोई और तो कंप्लेन कर नहीं रहा है, तो कंसेंसस लो है ना. दिस पर्सन ऑलवेज कंप्लेन्स इन दिस रेस्टोरेंट, या कंसेंसस लो है, लेकिन ये जो पर्सन है वो इस रेस्टोरेंट में हमेशा ही कंप्लेन कर रहा है, कंसिस्टेंसी हाई है. दिस पर्सन ऑल्सो कंप्लेन्स इन अदर सेटिंग्स, ये दूसरे सेटिंग्स में भी करता है, यानी ऐसा नहीं कि दूसरे रेस्टोरेंट में नहीं करता है, ये दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी कर रहा है, तो डिस्टिंक्टिवनेस भी लो है. सो शी कंप्लेन बिकॉज शी इज डिफिकल्ट टू प्लीज, तो ये उसके इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया. हाई कंसिस्टेंसी, लो कंसेंसस, लो डिस्टिंक्टिवनेस, इंटरनल एट्रीब्यूशन एरर. अब सेवरल अदर्स ऑल्सो कंप्लेन, भाई बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो अगर बाकी लोग भी कर रहे हैं तो जरूर यहाँ देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन द रेस्टोरेंट, दैट इज एवरी अदर पर्सन इज डूइंग, तो कंसेंसस हाई हो गया. दिस पर्सन ऑलवेज कंप्लेन्स इन दिस, ये पर्सन हमेशा इस रेस्टोरेंट में ही कंप्लेन करता है, इन दिस रेस्टोरेंट, डिस्टिंक्टिवनेस हाई हो गई, बाकी में नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है. एंड दिस पर्सन डज नॉट कंप्लेन इन अदर सेटिंग, सॉरी, यहाँ ये पर्सन हमेशा इस रेस्टोरेंट में कंप्लेन कर रहा है, दिस इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हाई हो गई. एंड ये दूसरे सेटिंग्स में, दूसरे रेस्टोरेंट में कंप्लेन नहीं करता है, दैट मीन्स ही इज बिहेविंग ओनली इन दिस, कंप्लेनिंग इन दिस ओनली, डिस्टिंक्टिवनेस हाई. इफ ऑल आर हाई, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, मतलब ये रेस्टोरेंट ही में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हुआ. सो दिस इज द कोवेरिएशन मॉडल ऑफ कैली, जहाँ पर हम इन तीनों जो जजमेंट करते हैं, हम इन तीन बेसिस पर करते हैं. अगर लो कंसेंसस है, लो डिस्टिंक्टिवनेस है, हाई कंसिस्टेंसी है, इंटरनल एट्रीब्यूशन एरर, एंड हाई कंसेंसस, हाई डिस्टिंक्टिवनेस, हाई कंसिस्टेंसी, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन एरर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोवेरिएशन मॉडल. इसमें यही समझने की ज़रूरत है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग नेक्स्ट एट्रीब्यूशन थ्योरी, और भी इसमें सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड थ्योरीज विल बी ब्रॉट. ओके, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड इन साइकोलॉजी की पाठशाला.